फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मुशफिक जी। तो मुशफिक ने अभी अभी बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको क्लियर किया है और वो हमारे साथ हैं ताकि आप लोगों को बता सके कि किस तरह से आप बीपीएससी या यूपीपीसीएस या इस तरह के जो भी एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करने के लिए आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, आपका एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उत्तर लेखन किस तरह से हो, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस तरह से की जाए, शुरुआती समय से ही इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। इस तरह के तमामों क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के लिए एक दुविधा का कारण बने रहते हैं, क्योंकि आपको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, एक सही रणनीति नहीं मिल पाती है। तो मुशफिक जिन्होंने अभी अभी सफलता प्राप्त की है वो आपको बताएंगे कि उनके सफलता प्राप्त करने की तकनीक क्या रही थी, किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। तो शुरू करते हैं मुशफिक जी के साथ। तो मुशफिक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं और खुद मैं, हम सभी आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो मुशफिक जी, जब से मैं आपको जानता हूँ आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं। वो क्या कारण थे कि आप सिविल सेवाओं के प्रति आकर्षित हुए? आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी चीजें दिखाई दी, कौन से आकर्षण दिखाई दिए? मेरा रुझान शुरुआत से ही सिविल सर्विसेज के लिए ही था। लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बैकअप प्लान भी हो, ताकि क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का जो परीक्षा है उसमें काफी सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक कोई बैकअप प्लान भी हो, तो अगर मेरा इन सेवाओं में ना हो तो मेरे पास एक प्लान बी हो। लेकिन जब मैं जॉब में था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जॉब के साथ पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैंने जॉब करके फिर जॉब को क्विट किया था, तब मैं प्रॉपर सही से पढ़ाई कर पा रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को एक पहले मंत्र मिल जाता है कि आप एक बैकअप प्लान बना करके चल सकते हैं, जिससे कि आपको उतना ज्यादा स्ट्रेस या एनजाइटी नहीं होगी। अगर आपका जो प्रिपरेशन है उसमें आपको कुछ असफलताएं मिल रही हैं, उतनी तेजी से अगर आपको सफलता नहीं मिलती है पहले या दूसरे अटेम्प्ट में, तो आपका जो बैकअप प्लान है वो आपको काफी कुछ सपोर्ट देगा। चलिए हम लोग दूसरे तरफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। तो दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और इसकी वजह से कई सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो मेंस एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं। तो आपने इस चुनौती को कैसे पास किया? किस तरह से आपने प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति बनाई, क्योंकि उसी समय में आपको मेंस की भी तैयारी करना होती है जिस समय आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है। तो आपने इसकी रणनीति को किस तरह से बनाया? मैं कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, मैं इसको इसके लिए जो भी प्रारंभिक एग्जामिनेशन होता है उसके लिए मैं सबसे बेसिक चीज मानता हूँ कि उसके लिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा है। तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस देखा, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और क्वेश्चन का नेचर देखा कि कैसे कैसे आते हैं। उसके अलावा मैंने जो बेसिक बुक्स होते हैं, जैसे हमारे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग एक तो एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम, और ओके। अपना ज्योग्राफी के लिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और साथ साथ में मैंने ल्यूसेंट पढ़ा था। तो ये सब जो बेसिक बुक होते हैं सारे एग्जामिनेशन के लिए मैंने वही पढ़ा था। उसके साथ साथ सबसे बेसिक मैंने ये किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, ताकि उससे मुझे क्वेश्चन का नेचर पता चल गया था। और मैं साथ में ओके। घटना चक्र भी ले रखा था। तो उसमें होता था कि जितने भी सारे जो स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस हुआ, एमपी पीसीएस हुआ, उसके भी क्वेश्चंस दिए होते थे। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को मतलब कि सॉल्व करने का प्रैक्टिस हो गया था। उससे भी काफी फायदा ओके, हुआ था। तो ठीक है, जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं उसको मैं समअप कर देता हूँ हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए। पहली चीज आपने बताई कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी है, इसके साथ ही इस तरह की जो भी बुक्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। साथ में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपका सिलेबस है, उसको देखते रहिए। बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तब तक तैयारी करने का कोई अर्थ नहीं बनता। इसके साथ ही आपने बताया कि आप घटना चक्र जैसी मैगजीन से जुड़े रहे, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो गई और जो अलग अलग जगहों के स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, उसके ऊपर अच्छे से आप फोकस कर पाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है मुख्य परीक्षा के बारे में। जब देखिए आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दो चैलेंज आ जाते हैं। एक तो आपकी पाठ्य सामग्री क्या हो, आप किन चीजों को पढ़ेंगे, और दूसरा चैलेंज आ जाता है आंसर राइटिंग का, यानी आपने पढ़ तो लिया है लेकिन अभी आपको आंसर राइटिंग नहीं आती। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाठ्य सामग्री पे
यानी कि जो पाठ्य सामग्री है इसमें आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे की मेंस को ध्यान में रखते हुए, और जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपके हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? तो जैसे बिहार में जो होता है वो जीएस के दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और पेपर 2। तो ओके। जो पेपर 1 है उसके लिए जो मैंने हिस्ट्री के जो पोर्शंस होते हैं जो बिहार के स्पेसिफिक है, उसके लिए मैंने एक केबीसी नैनो की एक बुक आती है वो मैंने लिया था। और भी एक ओके। प्रयोजन पब्लिकेशन है, उसकी भी एक बिहार स्पेशल बुक आती है, वो मैंने लिया था। क्योंकि बिहार स्पेसिफिक बुक और एक इम्तियाज अहमद की भी है, लेकिन वो दिक्कत वो थी कि मैं इंग्लिश मीडियम में था, तो इम्तियाज अहमद की बुक हिंदी में थी, तो ये एक थोड़ी ओ। सी परेशानी हुई थी। तो मैंने ये दोनों बुक लिया था। तो आपको बिहार स्पेशल के लिए ये करना होगा। साथ में जीएस पेपर 1 में जो होता है वो करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जो बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं जैसे विजन हो गया या इंसाइट हो गया, तो वो सब में काफी बेसिक्स दिए हुए होते हैं हमारे, जो भी करंट अफेयर्स को उस सबको मैं देखता रहता था। और उसके साथ साथ जो जीएस पेपर 1 है उसमें दो क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टैट्स के भी आते हैं। जो प्रीवियस ओके। ईयर क्वेश्चन जो थे स्टैट्स के, मैंने उसके लिए कोई बुक नहीं लिया था। जितने भी स्टैट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सबको मैंने सॉल्व किया था, तो उससे एक पता चल गया था किस टाइप के क्वेश्चंस नेचर के पूछे जाते हैं, और उसको सॉल्व करने से एक काफी हेल्प भी मिली थी। उसके बाद हम लोग जीएस पेपर 2 में जाएं, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको पॉलिटी से पूछते हैं। पॉलिटी के लिए तो सभी लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, तो मैंने भी वही लक्ष्मीकांत ही पढ़ा था। उसके साथ साथ उसमें इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन आता है, तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादातर रिलाई रिलाई जो किया था वो करंट के जो टॉपिक्स होते हैं उस पर किया था। उसमें ज्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछते हैं। उसके साथ साथ उसमें ज्योग्राफी के भी पोर्शन था। जैसे कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया था, मेरे ऑप्शनल की जो तैयारी थी उससे इसमें हो गया था। यानी कि अगर आप एक ऐसा ऑप्शनल लेते हैं जिसका संबंध जनरल स्टडीज से है, जैसे ज्योग्राफी जो है आपको एग्रीकल्चर की तैयारी में सहयोग कर देती है, इसके साथ ही ज्योग्राफी की तैयारी में तो सहयोग करती ही है, काफी बड़ा पोर्शन इन्वायरमेंट का भी कवर हो जाता है। तो इस तरह के जो ऑप्शनल होते हैं निश्चित रूप से जनरल स्टडीज में भी आपकी हेल्प करते हैं। इसके बाद देखिए आते हैं उत्तर लेखन के ऊपर। तो जब आप उत्तर लेखन की बात करते हैं, आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो किस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन की? क्योंकि जब भी कोई नया कैंडिडेट जाता है तो उसको बेसिकली ये नहीं पता होता है कि किस तरह से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है। तो आपने अपनी स्टार्टिंग कैसे की और कैसे खुद को इम्प्रूव किया? मैं अपने आप को इसके लिए बहुत ही मतलब कि बहुत ही मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मेरे जो जो मेरे सर्किल में दो तीन दोस्त थे, वो लोग पहले ओके। से भी इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनके साथ ही इस चीज का प्रैक्टिस करता था। तो हम लोग ऐसा करते थे कि हम लोग सारे लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते थे, आज ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हम लोग एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर जो आंसर होता था उसको फिर चेक करते थे और उसमें रिव्यू देते थे, इसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या हम लोग एड ऑन कर सकते हैं। तो ये मुझे काफी फायदा किया। उसके अलावा बहुत सारे लोग जैसे हो सकता है कि नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा कि बाकी चीजों के लिए आप चाहें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रिलाई नहीं भी करें तो चल जाएगा, लेकिन टेस्ट आप जरूर किसी न किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे आपका जैसे जो ओके। चैनल है वो भी ऑर्गेनाइज करता है, तो वहां पर भी हम्म। लें। तो क्योंकि टेस्ट की मैं अहमियत समझता हूँ काफी जरूरी होता है, उससे आदमी को पता चलता है कि हम लोग कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ पर हम लोग सही कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड क्या मैटर करता है तो हम लोग आंसर किस तरह लिखते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं वो आंसर राइटिंग के थ्रू ही होता है, और एक बार में नहीं आता है, उसका बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी वो चीज को हम अपने आंसर में ला सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपने बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं उसको आप चेक जरूर करवाइए। आपने एक तरीका अपनाया कि आप अपने सभी जो फ्रेंड्स थे एक दूसरे के आंसर चेक करते रहे, तो आप लोगों की जो नॉलेज है वो एक दूसरे की नॉलेज से ऐड होती रही और साथ में जो लिखने का तरीका है वो भी लगातार इम्प्रूव होता रहा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सफलता का मूल मंत्र है प्रैक्टिस, आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगी। तो अब हम लोग बातें कर लेते हैं कुछ वैकल्पिक विषय के बारे में। देखिए आपका वैकल्पिक विषय जैसा आपने बताया भूगोल रहा है, तो आपने जी। भूगोल विषय को क्यों चुना? जब आप चुन रहे थे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन थे और आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो वहां पर भी आपके पास कई सारे ऑप्शन थे, तो आपने फिर भूगोल विषय के लिए अपना मन कैसे बनाया? मैंने ज्योग्राफी का चूज इसलिए किया क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि मेरी ज्योग्राफी में रुचि पहले से थी। उसके साथ साथ मैंने जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी रुचि थोड़ा सा ऐसे सब्जेक्ट को चूज करने में थी जिसमें थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट टाइप का हो, तो इसमें मुझे एक बेहतर ये लगा।
और दूसरी बात ये थी कि इसमें बहुत सारी चीजें जो थी, हम लोग करंट के भी इसको जोड़ सकते थे, और उसके अलावा साथ साथ मेरे जीएस के भी बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो ज्योग्राफी के थ्रू कवर हो रहे थे, तो मैंने इन सब चीजों को देखकर मैंने ज्योग्राफी को ऑप्शन को चूज किया। तो पहला कारण रहा कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसका माइंड साइंटिफिक है, मैथ्स को समझता है, फिजिक्स को समझता है, वो आसानी से ज्योग्राफी को समझ सकता है। इसके साथ ही सिलेबस के बड़े हिस्से कवर हो जाते हैं। इसके साथ ही जब आपने वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल का चयन किया, तो आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई? क्योंकि हर वैकल्पिक विषय अपनी एक अलग तरह की चुनौती रखता है। तो भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में रहने देने पर आपके सामने कौन सी चुनौतियां आई और आपने इसके लिए अपनी किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई? में सबसे बड़ी परेशानी तो आ रही थी, जैसे एक तो इनका इसका सिलेबस काफी वास्ट है, तो इसको कवर करना फिर उसका रिवीजन करना ये तो काफी चैलेंजिंग था। तो उसके लिए मैं एक सभी को यही सजेशन दूंगा कि इसका एक शॉर्ट नोट जरूर बना के रखें, क्योंकि जब आप बाद ओके। में जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है उस टाइम रिवीजन करना होता है, तो उस टाइम में काफी परेशानी होती है। दूसरी परेशानी एक ये भी मुझे आ रही थी, ये खास के ये स्टेट पीसीएस में आती है कि जो जैसे बिहार स्पेसिफिक इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई मटेरियल मिलता नहीं है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उससे, अगर कहीं पर मिल भी पा रही थी तो वो हिंदी में आ रही थी, इंग्लिश में नहीं मिल पा रही थी, तो ये सब भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और जहां पर से कुछ मिल भी रही थी तो उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो सही है या गलत है। तो उसके लिए मैं एक यही सजेशन दूंगा कि जो जिस जिस स्टेट में, जैसे यूपी में है तो यूपी का भी अगर इकोनॉमिक सर्वे आता हो, जैसे बिहार में आता है, यूपी का मुझे पता नहीं आता है कि नहीं आता है, जैसे बिहार का एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, उससे आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन जो मतलब की जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो हम लोग एक इसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने उसको यूज किया था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है काफी बड़ा होता है तो उसको पढ़ने में भी काफी टाइम टेकन लगा था। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि जो ज्योग्राफी है, एक तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसके साथ ही हम्म। कुछ कंटेंट है जो मुश्किल से मिलता है। जैसे कि हम्म। जब आप किसी स्पेशल, जैसे बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस राज्य से संबंधित कंटेंट है वो मुश्किल से मिलता है। लेकिन इसका आपने एक सॉल्यूशन भी बता दिया कि जैसे बिहार में, बिहार का एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो निश्चित रूप से हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो जारी की जाती है सरकारों के द्वारा, और जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि राज्य की जो स्थिति है उसकी जानकारी दी जाए। तो ऐसे में आपको जानकारी का काफी बड़ा स्रोत मिल सकता है। ये आपने महत्वपूर्ण बात बता दी है कंटेंट को लेकर के, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटेंट को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग इंटरव्यू के पार्ट पे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी राय, एक अच्छी तैयारी की क्या तरीके होना चाहिए, ये नहीं पता चल पाता है। अधिकतर स्टूडेंट जब आखिरी के 1-2 महीने बचते हैं, तब इंटरव्यू के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो आपके हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए हमें किन तरीकों को अपनाना चाहिए? और जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तब से हमें किन चीजों को करना चाहिए कि जो हमारी इंटरव्यू है वो अच्छा जा सके? इंटरव्यू मुझे जहां तक लगता है कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज से ज्यादा आप किस तरह आंसर दे रहे हैं और किस तरह आंसर को आप लीव कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, और हमें जो भी तैयारियां की हैं उसके ही बेसिस पे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो मेन एग्जामिनेशन होता है वो मेंस में हमारा नॉलेज चेक हो जाता है। तो इंटरव्यू में ये जाके बहुत ज्यादा पैनिक होके नहीं रहे कि हम जाएगा, कैसे हम जवाब देंगे। तो वहां पर हम लोग जो भी हमारा जो रियल जिस तरह हम लोग हैं उस तरह रहें, उसमें हम कुछ बनने की कोशिश ना करें, और जो भी हमारा जो बेसिक होता है बेसिक नॉलेज सही करके जाएं, क्योंकि हमें बेसिक ही अगर वहां पर नहीं बताएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। बाकी जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं उसको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आपकी ग्रेजुएशन से पूछते हैं। जैसे हम मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, तो वो अक्सर व बेशतर का अगर जो इंजीनियर्स होते हैं तो अगर वो अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एज एन ऑप्शन नहीं लेते तो वो भूल जाते हैं। तो एक थोड़ा सा हम लोग ये कर सकते हैं कि जितना अगर थोड़ा टाइम मिला, एक मतलब कि 1 मंथ मिला, तो थोड़ा उसको ब्रश अप कर लें, तो जो भी हमारा नॉलेज है इंजीनियरिंग का उसको हम लोग फिर से बेसिक को क्लियर कर सकें। उसमें वो बेसिक में बहुत ज्यादा वो डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि उनको भी पता है कि इनको इंजीनियरिंग छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, इनको ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं होगा। तो बस वो बेसिक जानना चाहते हैं, बेसिक के थ्रू ये पता करना चाहते हैं इसने ग्रेजुएशन जो किया है वो सच में मतलब कि किया है या बस उसने मतलब कि इसके लिए कर लिया, डिग्री के लिए कर लिया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहली चीज है कि जो आपकी इंटरव्यू की तैयारी है, उसको आप नॉलेज की तैयारी मत समझिए। आप बहुत ज्यादा रटने में, याद करने में अपना समय वेस्ट मत करिए।
अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करिए, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो मेंस में तय की जा चेक की जा चुकी है। इसके साथ ही आपने बताया कि जो बेसिक चीजें हैं उनकी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि भूगोल है, इतिहास है, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शायद अधिकतर स्टूडेंट मिस कर देते होंगे, कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा डीप कुछ नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको एक सामान्य जानकारी अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के जब आप परीक्षा दे रहे थे तो आप एक सीरियस व्यक्ति नहीं थे और आपने सिर्फ डिग्री के लिए अपनी ग्रेजुएशन को पास कर लिया। तो ये जानकारियां हो गई आपके इंटरव्यू के लिए, जो निश्चित रूप से आपको हेल्प करेंगी। अब देखिए, हम लोग आते हैं अपने अंतिम चरण में। मैंने देखा है अधिकतर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो अपने दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट के बाद निराश होने लगते हैं। कई बार परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो काफी देर में आता है। इसकी वजह से भी एक निराशा हो जाती है, उनके ऊपर परिवार का दबाव होता है, अपने करियर का दबाव होता है। तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया से क्योंकि आप गुजरे हैं, तो इन सभी दबावों का आपने सामना किया होगा और बहुत ही सफलता के साथ आपने इनका सामना किया और इन दबावों को सहते हुए भी आप सफल हुए। तो आप हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताइए कि यहाँ पर सफलता का आपका तरीका क्या रहा, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तैयारी के दौरान कैसा रहा। ये आपने सही बिल्कुल बोला कि बहुत ये जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी अप एंड डाउन होते हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, ऑल्दो मेरा बीपीएससी क्लियर हुआ लेकिन यूपीएससी में मुझे बहुत बार असफलता मिली है। तो मैं भी समझ सकता हूँ कि कितनी दिक्कत कितने लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब निगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो हमें हमेशा एक मोटिवेशनल फैक्टर ये रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर तैयारी करने के लिए किस क्यों आए हैं। जैसे मैं हमेशा सोचता था कि मैंने जॉब किस लिए छोड़ा है, कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ मतलब कि सोसाइटी के लिए करना है। तो उसके लिए मैं हमेशा एक इसे एक मोटिवेशनल फैक्टर मानता था। हो सकता है कि जैसे मुझे कुछ कुछ मेरे आइडियल पर्सन है, जैसे मैं एपीजे अब्दुल कलाम को काफी मैं अपना आइडियल पर्सन मानता हूँ। तो मैं भी उसका काफी हमेशा जो ज्यादा। मोटिवेशनल, जी जी। तो मैं जी भी जी। उनका मोटिवेशनल जो लाइन्स है उसको मैं हमेशा सुनता था जब भी मैं काफी ज्यादा लो फील करता था। और जो आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स हों, जो आपके पेरेंट्स हों, उनसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमेशा आदमी मोटिवेटेड ही रहता है। बहुत बार होता है कि आदमी लो फील करता है, तो उस टाइम में जो आपके फ्रेंड्स हों, ऐसे आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई हों, जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करें, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो कि निगेटिव बातें करते हैं। बहुत सारे लोग हमें ऐसे इस तैयारी के दौरान में मिलेंगे जो हमेशा निगेटिव बात करेंगे कि नहीं हो पाएगा, क्या करोगे करके। तो हमेशा ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो तैयारी है ये काफी टाइम टेकन लगता है। इसमें हमें बहुत बार 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और जो लोग हमें मोटिवेट करते हैं उनसे उनसे उनके आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कई सारी बातें बताई। पहली चीज आपने बताई है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो लोग हमारी केयर करते हैं, उनके साथ हम जुड़े रहें, क्योंकि वो हमेशा हमारे हित की बात करेंगे। इसके साथ ही ऐसे लोग जो निगेटिव बातें करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेंगे। इसके साथ ही जो आपके इंस्पिरेशनल लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग जैसे कि मुशफिक जी ने बताया कि अब्दुल कलाम जी उनके बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरे लिए भी वो इंस्पिरेशन है। इसी तरह से हर किसी व्यक्ति के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता है दुनिया में जो इंस्पिरेशन होता है। तो आप उनकी बातों को सुनते रहिए, उनकी जो जीवन कथाएं हैं वो आपको निश्चित रूप से इंस्पायर करती रहेगी। तो मुशफिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सामने ये सारी बातें साझा की, जो जनरली एस्पिरेंट्स को नहीं पता चल पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक सही रणनीति नहीं पता चलती है कि किस तरह से तैयारी को अंजाम दिया जाए। तो आपने जो बातें बताई हैं निश्चित रूप से जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और जैसा कि आपने बताया कि अभी आपके लिए भी स्काई इज द लिमिट, अभी आप रुके नहीं हैं, तो हम कामना करते हैं कि जल्दी ही एक अगले इंटरव्यू में आपसे बात करेंगे जब आप इससे भी बड़ी सफलता को अपने साथ लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।